वंदे मातरम। बिहार बोर्ड से क्लास 10 की तैयारी करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार जानदार और ज़बरदस्त सेशन में। मेरे भाई सेशन शानदार जानदार इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये चैप्टर त्रिभुज का है और त्रिभुज में हमारे आपके जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं ना जो ये समझते हैं कि चैप्टर त्रिभुज जो है यह बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसके कुछ रूल्स को आप समझ गए और आपकी नज़र शार्प हो गई तो गारंटी है यह चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला है। तो आइए आपकी नज़र और उन रूल्स को शार्प करते हुए, यानी रूल्स से आपकी नज़र को शार्प करेंगे, रूल्स बताते हुए। तो इस चैप्टर का ये जो त्रिभुज आप चैप्टर देख रहे हैं, इस त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.3 आज देखने वाले हैं। और प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 16 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ पर पार्ट 3 देख रहे हैं, यानी इसके पीछे इसका हमने 2 पार्ट करा दिया है। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी प्रश्न मिलेंगे और पार्ट 2 की यदि बात करें तो पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बड़े ही कंसेप्चुअल ढंग से वहाँ भी बताया गया है। आपको यदि इन वीडियोज़ के पास जाना है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 1 का लिंक आपको यहाँ मिल रहा होगा और पार्ट 2 का लिंक वहाँ से जाइएगा तो फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आसानी ये रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाई बिना शेयर किए नहीं रुकिएगा, क्योंकि शेयर ही समझ लीजिए कि एक आपका शेयर जो है हमारे लिए कितना मददगार होने वाला है। तो चलिए, और ये सेशन आपके लिए कितना मददगार होने वाला है ये सेशन आपको देख के ही पता चलेगा। आइए बढ़ते हैं इस सेशन में आगे। हमारे जीवन में हम हर चीज़ कर ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, हर चीज़ चला रहे हैं, हर जगह जगह अपना ध्यान भटका रहे हैं। इन सभी भटके हुए ध्यान को एक जगह एकाग्र करने के लिए हमें मोटिवेशन की बड़ा ज़रूरत रहती है। तो आज के मोटिवेशन के लिए हमने आपके लिए 2 लाइन यहाँ रखी है, ज़रा देखिएगा। लिखा है कि जो मज़ा अपने दम पर सफल बनने में है वह मज़ा करोड़ों अरबों की दौलत में भी नहीं है। ये दिल को छू लेने वाली लाइन है। यानी आप अपने बल के ऊपर, अपने ऊपर, यानी अपनी मेहनत से आप जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, जो गर्व आपको वो करने में होता है, वो गर्व दुनिया के किसी काम में आपको करने में नहीं मिलेगा। आप सफल बनने के लिए जो खुद प्रयास कर रहे हैं वही प्रयास आपको आगे लेके जाएगा और लगातार अपने प्रयास में बने रहना है और वो मज़ा आपको आने वाला है जो करोड़ों रुपया कहीं से आपको मिल जाए और नहीं मिलेगा। जो मज़ा अपने दम पर जब सफल हो जाइएगा तब होगा। तो आइए आपकी सफलता के रास्ते को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे भाई ये जो चैप्टर है त्रिभुज, इस त्रिभुज चैप्टर के 6.3 का जो चैप्टर आप देखे हैं 6.3, और इस चैप्टर में जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो यही सब कंसेप्ट हैं। इन सारे के सारे कंसेप्ट्स को हमने पहले पार्ट वाले वीडियो में पूरा करा रखा है। यहाँ पर जो ये थ्योरम आप देख रहे हैं 6.3, उसके बाद यहाँ पर ए यानी एंगल का जो कंसेप्ट आपको मिलेगा ये आपको वहाँ पर पूरा एकदम विश्लेषण उसका किया हुआ है, पूरा एनालिसिस किया हुआ है। और इसी तरह इसके बाकी कंसेप्ट को भी हमने उस वीडियो में करा रखा है। यदि आपको देखना है तो आप जाके अभी डिस्क्रिप्शन से देखिए और उन वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद अगर ये देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस वीडियो को करने में मतलब बहुत मज़ा आने वाला है देखने वाले जब आप सवाल कर रहे होइएगा। आइए, ये सवाल है 11वां सवाल। यहाँ देखिए, यहाँ क्या 11वां सवाल है। सवाल पढ़िए और मज़े लीजिए। सवाल में क्या है कि आकृति 6.40 में ये आकृति की बात की जा रही है। AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, और वो 2 कौन कौन भुजा बराबर होंगे, AB और AC, ये सवाल में बताया गया है। यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ये सवाल कह दिया आपको। फिर कहता है कि ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, ये डायरेक्शन दिया है CB यानी C से B की तरफ जो है कुछ ना कुछ एक भुजा बढ़ाई गई है। जो आप देख रहे हैं ये बढ़ाई हुई भुजा है। क्या है? ये बढ़ाई हुई भुजा है। तब स्थित, इस पर जो स्थित E एक बिंदु है, यहाँ पर E बिंदु है। यदि AD लंब BC हो और इस पर A से इस BC पर एक D बिंदु लेकर के एक लंब दिया गया है और ये कहा जा रहा है, तब सिद्ध कीजिए, यानी इतना कंडीशन दे के कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के। यानी एक बार क्लियर करके हम यहाँ दिखाते हैं आपको। ये कह रहा है कि ABD ये त्रिभुज किसके सिमिलर है,
तो इस त्रिभुज के सिमिलर है यहाँ पर ECF इसके ही सिमिलर है। और देखिए कितना मज़ा है इस यहाँ पर कि देख रहे हैं इस बड़े वाले इस वाले त्रिभुज में, यहाँ देखिएगा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और इस वाले त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और हमने आपको कंसेप्ट में समझाया है वहाँ पर बहुत सारा चीज़ पहला वीडियो में। तो इसे हम करते हैं, जब सॉल्व करिएगा इसे, तो यहाँ पर जो जो चीज़ दी रहती है मेरे भाई वो लिखना बड़ा ज़रूरी होता है आपके क्वेश्चन के आंसर में। क्योंकि सवाल तो जो आपके एग्जामिनर जो आपके कॉपी को चेक करेगा वो तो कॉपी चेक करेगा आपका, तो आपसे वो ये इच्छा करता है, मतलब उसको ये आशा रहता है कि बच्चे सवाल से जो कंटेंट सवाल में दिए गए हैं वो भी लिखें। तो आपको वो लिखना है। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? तो AB बराबर AC, सबसे पहला चीज़ यही दिया है, AB बराबर AC। अब AB बराबर AC है और यह जो ABC है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी बात दिया गया है। तो AB बराबर AC दिया गया है और यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? ये बात इतना दिया हुआ है, तब AB बराबर BC है, ये AB बराबर AC है। अब यहाँ क्या कह रहा है अगला बात कि इसके CB पर, यानी ये जो CB है बढ़ाई गई है, अब इस पर स्थित E भुजा है यदि AD। और एक और बात दिया गया है कि AD जो है यह लंब है, किस पर लंब है? तथा AD लंब BC। ठीक है, ये दिया गया है। और एक और चीज़ दी गई है कि EF लंब AC एवं EF लंब AC, यानी ये EF जो है यह लंब है इस AC भुजा पर। क्लियर? ये बात दी गई है। तो आइए, अब कह रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला बात, तो हम ये भी चीज़ लिख लेंगे। अतः हमें सिद्ध करना है, अतः हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। देखिए मेरे भाई, इसके लिखने का एक पैटर्न होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखने का एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल हमने आपको समझा रखा है। देखिए ABD समरूप है CEF के, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सिद्ध करते हैं, यहाँ प्रमाण करते हैं। अब लिखते हैं प्रमाण। ये सब चीज़ें तो दी गई हैं, अब आपके प्रमाण में क्या दीजिएगा? तो हम लिखेंगे त्रिभुज, जिन जिन त्रिभुज को सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है, उन्हीं को लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, ABD त्रिभुज तथा त्रिभुज ECF में। ये हमें क्या करना है आपको बताना है। तो हम इसमें आ गए, ECF में। जब हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे तो देखिएगा, अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये कह रहा है कि AB और AC क्या है? बराबर है। तो जब दो कोण मेरे भाई बराबर हैं, जब इस ABC त्रिभुज में जब AB बराबर BC है, तो हमने एक रूल पहले पढ़ रखा है कि जब दो भुजाएं बराबर हों, जब दो भुजाएं बराबर हों, किसी तीसरी भुजा से जब उनको काटा जाता है तो वहाँ पर एक समानांतर काटा जाए, सीधा काटा जाता है, तो यहाँ पर जो जिन रेखा पर ये बनता है ना कोण, उस जगह पर दोनों का दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर ये दो रेखाएं समान हो, एक ही लंबाई की हों, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा? समान होगा। क्लियर? तो ये वाला चीज़ हम कंसेप्ट जानते हैं। तो लिखेंगे चूँकि AB बराबर AC, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C। ये बात तो कंफर्म हो गया आपको
तो किस त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में का एंगल बी, अब देखिएगा समझ जाइएगा इस बात कंसेप्ट को पूरा, इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल जो बी है वो इस छोटे वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के एंगल सी के क्या है, बराबर है। इस नियम से ये दोनों बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज भी तो अलग अलग हो सकता है। तो ए बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। अब अगला बात देखिएगा, अगर ये एंगल सही सी हो गया तो इसी एंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और इस एंगल में ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ज़रा देखिएगा, तो हमें तो सिद्ध करना है इसके समरूप किसको, इसको, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि एंगल तथा एंगल CFE, पहले इस त्रिभुज से लिख रहे थे ADB बराबर एंगल CFE बराबर 90 डिग्री। जब दो एंगल बराबर हो गए मेरे भाई तो सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है कि ए की समरूपता कसौटी से, ए के समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CEF, ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये डिटेल प्रूफ और इस तरीके से कंसेप्ट समझते हुए आप जरूर समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो शेयर कर रहे हैं ना, करिए धड़ाक से, कोनो कोनो ग्रुप में कर ही दीजिए, अभी करिए शेयर। और शेयर जब कर दीजिएगा तब देखिए और भी आपको इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें चलिए यहाँ पर देखिए, अभी सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा BC, AB और BC तथा माध्यिका AD। एक त्रिभुज की ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQR और माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी यह त्रिभुज ABC है और यह त्रिभुज PQR है। इन दोनों त्रिभुज में AB, BC और ये AD इस त्रिभुज के QM और इस PM के क्या है, समानुपाती है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, ये समरूप है। यानी PQR के क्या होगा, समरूप होगा ये ABC, ये हमको दर्शाना है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे, दिया है, अभी आपको समझाया पिछले सवाल में कि जो कंटेंट दिया रहेगा उसे आपको लिख लेना है। तो दिया है कि AB PQ, यानी जो AB है ये AB है, ये AB इस PQ का क्या है, समानुपाती है, अनुपातिक होगा। तो लिखेंगे AB अनुपात PQ बराबर BC बटा QR बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM। ये दिया गया है मेरे भाई। और दिया गया है तथा AD एवं PM त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR का क्रमशः एवं त्रिभुज PQR
आर का क्रमशः माध्यिका है। क्या है? ये बात दिया गया है कि माध्यिका है। अब जब माध्यिका है इसका मतलब है ये AD यदि माध्यिका है तो इसका सीधा मतलब है मेरे भाई कि ये जो AD जो है इसे आधे आधे बराबर भागों में बांट रहा होगा और ये PM भी इसे आधे आधे बराबर भागों में बांट रहा होगा, इसका यही मतलब है। तो आइए अब यहाँ पर हम समझते हैं। अब लिखेंगे क्या? अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण देखिए इसका जब आप प्रमाण लिखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि AB लिखेंगे AB बटा PQ बराबर, अब AB बटा PQ लिखिएगा तो BC बटा QR, BC बटा QR। क्लियर? BC बटा QR हो गया। अब जैसे ही ये AB बटा PQ हुआ, BC बटा QR हुआ, तो देखिएगा इस BC बटा QR को और ये जो दिया है वो लिख ही लेते हैं यहाँ पर AD बटा PM। हम इसे इस AB बटा PQ बराबर इस BC को, ये जो BC आपको दिख रहा है उस पूरे BC को आधा BD लिख सकते हैं, क्योंकि आधा आधा बांटा गया, फिर आधा BD, और इसी को ना ये चूँकि बीच में है तो जितना ये उतना ही ये होगा, तो आधा BD BC को नहीं, आधा नहीं बल्कि दो BD क्या लिख सकते हैं? 2BD, और उसको लिख सकते हैं 2QM बराबर AD बटा PM। इतना लिख ही सकते हैं। अब ये दो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तब एक नया चीज़ निकल के आएगा कि AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। AD बटा PM जब इतना चीज़ हो गया, यानी अगर इन दोनों त्रिभुज में हम आए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो ये AB इस PQ के बटा में है, अनुपात में है, और ये BD इस QM के और ये AD इस PM के। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो जब ये बात है AD, ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM समरूप है। लिखने से बढ़िया क्या है? इसका साइन ही दे दें, त्रिभुज PQM। जब ये समरूप है तो हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल C। ये एंगल B क्या है? बराबर है किसके? एंगल इस Q के। एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। ये हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये AB इस PQ के क्या होगा? अनुपातिक होगा, यानी AB और PQ अनुपातिक होगा। और जब एंगल दोनों का बराबर होगा तो ये दोनों बराबर दिए गए हैं, ये दोनों बराबर हैं ही। तो इस तरीके से एंगल B बराबर एंगल Q हमको मिल गया। और अभी हमने आपको बताया है कि अगर कोई ये एंगल बराबर है, यानी ये त्रिभुजा ये भुजा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ इसे बताया भी गया है। अब चूँकि लिख लेते हैं, चूँकि AB बटा BC बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, और ऊपर क्या है? एंगल B बराबर ये इसके पैरेलल, ये इससे अनुपातिक है और ये इससे अनुपातिक है, और ये एंगल बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसलिए साइड एंगल साइड से
क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड की के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। जब समरूपता कसौटी की बात कर देंगे तब लिखेंगे त्रिभुज। तो इस तरीके से त्रिभुज ABC जो होगा वह समरूप हो जाएगा किसके, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। और ये हुआ आपका प्रूफ। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना कि समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है कोई डाउट है तो वो भी क्वेश्चन छोड़िएगा, अगली वीडियो में ज़रूर उसका हम हल करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी बोर्ड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन आप कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरे भाई इसको हम इरेज कर देते हैं और अगला सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल अभी आपके सामने है। देखिए कह रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC एंगल BAC है, दर्शाइए CA स्क्वायर बराबर CB। आइए इसका एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये कोई त्रिभुज हमने बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब कह रहा है इस ABC में BC पर, यानी इस पर कोई बिंदु है D, कोई बिंदु D है। हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर D है, कोई बिंदु D है, कोई बिंदु इस प्रकार स्थित BC पर कोई बिंदु D है जो BAC का एंगल बराबर ADC अच्छा, इस A से D को हमें मिलाना पड़ेगा, इस A से D को मिलाना पड़ेगा और ये बिंदु D है। क्लियर, यही चित्र आपको इस सवाल से समझ में आ रहा है, यही चित्र बनेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ जो आपको दी गई है, जो डाटा दी गई है, उस डाटा को सर्वप्रथम हमें क्या करना है, नोट करना है। तो डाटा आइए नोट करते हैं, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, दिया है एंगल ADC तथा अच्छा एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ADC यानी ये एंगल मेरे भाई इस पूरे एंगल के बराबर है, ये बात कह रहा है आपको कि ADC BAC के बराबर है। क्लियर, तो आइए अब इसका प्रमाण करते हैं हम लोग। प्रमाण, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। क्लियर, जब इन दोनों त्रिभुजों में हम रहेंगे तो देखिएगा ज़रा, ये एंगल बन रहा है तो ये बड़े वाले त्रिभुज का AC हम लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, दिया गया है दोनों एंगल बराबर, देखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में लिख लेंगे कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, इतना लिख लेते हैं। अतः यदि इनके एंगल्स ये बराबर हैं मेरे भाई, यदि इनके एंगल्स बराबर हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पर एंगल, और जब इस पर एंगल का और हम खोजी करेंगे तो देखिएगा दोनों त्रिभुज में ये एंगल C भी, यहाँ लिखेंगे एवं दोनों त्रिभुज देखिएगा तो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल C और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल C है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए एंगल C बराबर एंगल C लिख सकते कि नहीं, और लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिख देंगे। क्लियर, इसे आप लिखते चलिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एंगल C बराबर एंगल C,
तो अब हमारे पास दो दो एंगल इनके बराबर हो गए, एक तो ये एंगल बराबर है, अब ये एंगल क्या है, तो इस तरीके से एंगल एंगल के समरूपता कसौटी से एंगल एंगल के समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल के समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजाएं जो होती हैं वो अनुपातिक होंगी। ये जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाएं क्या होंगे, समानुपातिक होंगे, या फिर उनके कोण समानुपातिक होंगे, उनके दो कोण समान हो सकते हैं। ये सारी के सारी ये नियम और कसौटियाँ हैं जो हमने अपने शुरू में पढ़ाई थी। तो यहाँ एंगल एंगल के समरूपता कसौटी से देखते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं। इस बड़े वाले त्रिभुज का ये AC क्या लेंगे, AC बटा, अब चूंकि ये बड़े वाले त्रिभुज का ये AC जो है, बड़े वाले त्रिभुज का AC यहाँ कोण C बन रहा है, क्लियर, कोण C इस पर बन रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज पर यदि ध्यान देते हो, और छोटे वाले त्रिभुज पर देखेंगे तो इस पे बन रहा है, क्लियर, ये DC पर, किस पर, DC पर, यानी ADC में देखें तो ये DC पर बन रहा है, तो AC बटा DC लिखेंगे, ये अनुपात बना। इसके बाद अगर देखते हैं आप कि ये इसका ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन है, ये BC, बड़ा वाला के, तो BC लिखेंगे। तो छोटे वाले के इस वाले एंगल, चूंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने ये है, तो फिर लिखेंगे AC, क्लियर। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये AC गुना AC बराबर BC गुना DC, यही बनेगा। और इस तरीके से आपको दिया गया है ये DC BC ये सबको बदल देना होगा केवल। तो AC को हम CA लिख सकते हैं, CA, ये CB, ये CD, क्लियर, केवल उलट दिए हैं, उलटे हैं, यानी BC ने बोल के हम CB बोले या जो बोले, जैसे यह प्रूफ करने के लिए कर रहा है वैसा कर देना है। तो CA गुना CA बराबर CA स्क्वायर बराबर CB CD है तो CB इंटू CD, और यहीं आपको तो प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है कि ये प्रूफ बड़ा मज़ेदार आपको लगा होगा। देखिए कितना लाजवाब प्रूफ है, समझ में आया है, समझ में आया है तो इसे नोट करिए, अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोक के नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह क्वेश्चन नंबर अभी आदमी 12 नंबर सवाल किए हैं, लगभग उसी के जैसा है। सवाल देखिए क्या है, किताब है ना मेरे, देखते हैं किताब में क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो बहुत समानता है, आप आराम से समझ जाइएगा। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज बनाने की बात कही जा रही है, दो त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्लियर। अब इन त्रिभुजों के नाम रख देते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ABC, इसका नाम है PQ और R, क्लियर, ये दोनों के नाम हो गए। अब कह रहा है इनकी माध्यिकाएं हैं, तो माध्यिका इसकी A से BC पर D पड़ेगी, D यह बीच वाला बिंदु है दोनों के माध्यिका, यानी इसको और इसको बराबर बराबर काटेगी, ये माध्यिका है। तो और P से जो है यह इस पर पड़ेगा, जो इसे और इसे बराबर भाग में काटेगा। तो इस पर कौन सा बना है, PM, यहाँ बनेगा M, क्लियर। तो अब आइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में लिखेंगे दिया है, जो कंटेंट जो डाटा इसके अंदर है वो लिख ही लेंगे। तो डाटा इसमें जो दिया गया है कि ये AD जो है और ये PR जो है क्रमशः त्रिभुज ABC और ये क्या कहते हैं PQR का क्या है, माध्यिका है। तो ये किसकी माध्यिका है, तो इस ABC में BC की और इस PQR में QR की यह माध्यिका है। तो लिखेंगे AD त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका है, BC की माध्यिका है तथा
पी एम त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर की माध्यिका है। क्यू आर की क्या है? माध्यिका है। इतना बात आपसे कहा गया है। और फिर कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी, और ये सब समानुपातिक हैं, ये भी बात आपसे कही जा रही है। एवं ये भी बात कहा जा रहा है कि ए बी जो है वह पी क्यू के समानुपाती है, ए सी जो है वह पी आर के समानुपाती है, और ए डी जो है वह पी एम के समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो जो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आइए इसका प्रमाण बनाते हैं। देखिए, अब इतना डाटा आपको इस सवाल से हमने यहाँ पर लिख दिया जो दिया गया है। क्लियर? अब क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी, और उसको प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में चलना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में। इसमें चलिएगा तो यहाँ पर आपको सवाल में ही दिया गया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। ये चीज़ दी गई है आपको मेरे भाई, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं। ये सारी की सारी ये डाटा आपको यहाँ दी गई है। देखिए, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, ये डाटा दी गई है। जब ये स्थिति रहेगा कि ये जो ए बी आपको दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं इसका, ये जो ए बी आपको दिख रहा है इस पी क्यू के क्या है? अनुपात, मतलब कि अनुपात में है। और ये बी डी, अब हम चूँकि ये पूरा बी सी जो है, ये पूरा बी सी इस क्यू आर के है ना, यहाँ देख सकते हैं आप। कहा गया नहीं, इस BC के बारे में नहीं कहा गया, माफ़ कीजिएगा, ये AC के बारे में कहा गया है कि ये क्या है, AC और PR क्या है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका क्या है? अनुपातिक है, ये कहा जा रहा है। हमने ये गलती से आपको बता दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो हम AD बटा, जब इस तरीके से ये सब क्या है? अनुपातिक हैं, तो यहाँ वाला कोण भी तो क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए जब ये बात लिख दी है, तो इसलिए एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल Q। ये बात अब हो गया हमारे पास एक। उसके बाद लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। अब इस त्रिभुज में आएंगे और इस त्रिभुज में आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है AB बटा PQ, AC बटा PR। ये सारे के सारे सवाल के ही कंटेंट है। AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। क्लियर? तो ये इस तरीके से दिया गया है। जब ऐसा दिया गया है मेरे भाई कि AB बटा PQ व AC बटा PR, तो इस स्थिति में भी यह B और C क्या होगा? क्योंकि ये रेखा इस रेखा के अनुपातिक है और ये रेखा इसके अनुपातिक है, ऐसा आप फिर भी कह रहा है। तो अब अभी भी क्या होगा? ये दोनों का दोनों कोण बराबर होगा। तो एंगल B बराबर एंगल Q। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिया गया है। तो फाइनली यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए SAS यानी साइड है ना, साइड और ये एंगल, साइड के समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और ये रहा आपका प्रूफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 15वें नंबर सवाल के पास, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट है इस चैप्टर में। मतलब ये सवाल जो है आपको मान निकालना है, और इसी सवाल में आपके दिमाग की और दिमाग का पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर आप कौन सा कंसेप्ट यूज करके इस
सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और शुरू से ही, इस चैप्टर के शुरू से ही हमने कंसेप्ट को बताते आया है, और उसके पहले भी आपको बताया हूँ मैंने। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के जब इसको सॉल्व करने आप चलिएगा, देखिए तो यहाँ कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये रहा, इसकी छाया बनेगी, तो इसकी छाया कहीं भी बना सकते हैं आप। लाइट इधर से रहेगी तो छाया इधर, लाइट इधर से छाया इधर बनेगी, कोई बात नहीं है, हम छाया को इधर बना लेते हैं। तो छाया ये है, ये नहीं है, ये है छाया, यह है इसकी छाया, ये नीचे वाली इसकी क्या है, छाया है। तो ये ए, ये बी, अगर इसका सी नाम दे दें, ठीक है, तो बी सी क्या है, छाया है, और ए बी क्या है, यह ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। फिर कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसी समय एक और मीनार है मेरे भाई, एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई की बात कर रहा है क्या, 28 मीटर। यानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी छाया है, किसकी, इस मीनार की छाया है। तो मीनार की छाया को हम लिख सकते हैं ई डी और एफ, हमने नाम दे दिया ई डी एफ। क्लियर। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। तो इसका लंबाई यानी जो पहले में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई दी जा रही है वह 6 मीटर दी जा रही है, और दूसरे में छाया की लंबाई बताई जा रही है 28 मीटर। क्लियर। इतना बात पता चल गया आपको, इतना बात पता चल गया। तो हमें क्या करना है, हमने तो इस सवाल के हिसाब से आपको फिगर ड्रॉ करके दिया है, लेकिन फिगर में कौन क्या है ये बात हमें पता नहीं चलता। हम लाइट यहाँ से भी लगा के छाया ये बना सकते थे, लेकिन हमने लिखा है 6 मीटर। तो हम इन चीज़ों को उस डाटा को यहाँ पहले तैयार करेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए बी क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो भूमि पर जो उसकी छाया बन रही है, तो इसकी छाया क्या बन रही है, BC। BC क्या है, छाया है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई दी गई है कितना, 6 मीटर, और इस छाया की लंबाई कितना दी गई है, हमें पता नहीं है। तो मीनार की ऊंचाई यानी इतना ही, इसका कुछ नहीं पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। अच्छा, छाया की लंबाई भी 4 मीटर दी गई है यहाँ पर, देखिए हमने वो तो पढ़ा ही नहीं था। छाया की लंबाई भी 4 मीटर दी गई है, लिख लेते हैं। क्लियर। एवं वहाँ पर ईडी क्या है, ई है मीनार, मीनार की ऊंचाई। हमें मीनार की ऊंचाई तो मानना है, तो हम मान लेते हैं x मीटर मीनार की ऊंचाई रही होगी, और मीनार के छाया की दी गई है, किसकी दी गई है, छाया की। तो उसकी छाया क्या है, DF इसकी क्या है, छाया है। तो छाया की लंबाई कितनी दी गई है, 28 मीटर। तो आपको यहाँ से हो सकता है थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा, ये 4 कंटेंट में एक कंटेंट मालूम नहीं है, यानी इन्हीं में से कुछ लोचा करके हमको इसका मान निकालना है। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप सीधे डायरेक्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लें। आपको पहले ये प्रूफ करना होगा कि आपने कंसेप्ट क्यों लगाया। तो आइए हम त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में चलते हैं। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज EDF में एंगल B बराबर एंगल D, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल C बराबर एंगल F। काहे भैया, काहे बराबर होगा, क्योंकि यह जो है यह मीनार की माने यह उन्नयन कोण है। क्या है, दोनों क्या है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। तो दोनों उन्नयन कोण होने की वजह से क्या है, यहाँ पर बराबर है। जरूरी नहीं कि उन्नयन कोण बराबर, लेकिन इस कंडीशन में उन्नयन कोण क्या है, बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पर एंगल C बराबर एंगल F हो गया। अब एंगल C बराबर एंगल F होने की वजह से अब चूँकि हमारे पास 2 एंगल दोनों त्रिभुजों में समान मिल गए, एक ये और एक ये वाला,
देखिएगा, एक ये एंगल और ये एंगल समान है, ये एंगल समान है, तो दो एंगल समान है, तीसरा ऑलरेडी क्या होता है, समान होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल के समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ई डी बराबर पी सी बटा डी एफ। ये बात लिखने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि इसका ये समानुपातिक होगा, इसका ये समानुपातिक होगा। क्लियर? मतलब दोनों अनुपातिक होंगे और इस तरह से ये समानुपातिक होंगे। तो हम ए बी का मान कितना दिया है, 6 मीटर। बी सी का ई डी का मान मालूम नहीं है, हमें एक्स मालूम है, एक्स मीटर मालूम है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अब है बी सी दिया है 4 मीटर और ये कितना दिया है, 28 मीटर। क्लियर? तो यहाँ से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 सत्ते 28, 7 से 7 छक 42, यानी x बराबर 42 मीटर आंसर आएगा। यानी मीनार की ऊंचाई की बात यदि आपसे कहे, मीनार की ऊंचाई, तो आप बताएंगे 42 मीटर आंसर। कितना मीटर? 42 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट, ये बात समझ में आई होगी। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धड़ाधड़ थोड़ा, अब वीडियो आपका लास्ट होने वाला है, अंतिम क्वेश्चन कराने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई आप तुरंत वीडियो को शेयर करिए, तुरंत ही शेयर कीजिए अभी। चलिए अब देखते हैं इसके जो है आखिरी सवाल इस चैप्टर का। यहाँ तक आपने कर लिया, अब आखिरी से सवाल बचा है। क्या लाजवाब सवाल ये रहने वाला है। 16वां सवाल चैप्टर का आखिरी सवाल, कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल। आइए 16वां सवाल का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के क्रमशः माध्यिकाएं हैं। फिर समझिएगा बात, कितना बढ़िया दिया माध्यिका। जबकि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर को क्या बताया है, समरूप बताया है। तो आपको बताना है एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम, ये चीज़ बताना है। तो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज ड्रॉ करने होंगे। ये दो त्रिभुज हम फटाक से ड्रॉ करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर? और एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू और आर। क्लियर? इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा, जब ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया तो कह रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर में ए डी और पी एम ये दोनों क्रमशः, यानी ए डी जो है वह ए बी सी में और पी एम पी क्यू आर की माध्यिका है। तो ए से डी खींचना है तो ये जरूर माध्यिका बनेगा, तो बी सी का बनेगा, यानी बी सी को आधा बांटेगा तो ए डी। क्लियर? और फिर यहाँ से पी क्यू आर में एक पी एम बनेगा जो कि यहाँ पर आके बनेगा एम। क्लियर? तो ये माध्यिका हो गया। माध्यिका कहने का मतलब है जैसे ही यहाँ पर बिंदु पड़ा ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों भाग बराबर हैं इसके, इसलिए यह माध्यिका है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने हर प्रश्न में कहा है आपसे कि डाटा को लिखिए। तो देखिए डाटा लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है इसमें कि ये दोनों माध्यिकाएँ हैं। क्या है, ये दोनों माध्यिका है। और सबसे बड़ा वहाँ पर क्लू दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज़ दिया गया है। अगर ऐसा है तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये संभव है कि नहीं, बी सी बटा क्यू आर, ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। और प्रूफ करना है तो देख लीजिए यहाँ पर ए डी बटा पी एम, यानी ए डी बटा पी एम। अब जब इस तरीके से ये प्रूफ हो गया मेरे भाई, जो दिए गए हैं उसे हमने ऐसा लिख लिया कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपको, इस त्रिभुज में जो उस समरूपता से हमें जो समझ में आ रहा है, जो समरूपता के नियम से जो यहाँ पर जो दर्शाने की कोशिश की जा रही है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो BC है इसकी माध्यिका है मेरे भाई, यह डी पॉइंट। क्या है, डी पॉइंट, यानी BD और DC दोनों बराबर होंगे। अर्थात अगर ऐसे कहें कि यह BC जो है यह इस BD के दोगुना होगा तब भी सही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, चाहे अतः नहीं भी लिखेंगे तो लिखेंगे AB बटा PQ बराबर। तो
तो ए बी बटा पी क्यू अगर होगा तो यहाँ पर बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD और क्यू आर को लिख सकते हैं 2QM। यहाँ फिगर पे देखते रहिएगा और यहाँ भी चीज़ों को समझते रहिएगा QM। तो इस तरीके से यदि ऐसा लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं इसलिए AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। अब यहाँ पर यदि दो भुजाएं मेरे भाई ये और ये अनुपातिक हो गया तो एंगल B एंगल Q क्या होगा, एंगल B और एंगल Q भी क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा। लेकिन उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी अगर ये पूरा समरूप है तो ये दोनों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर समानुपातिक लाया। तो समानुपातिक लाया इसका मतलब है अतः त्रिभुज ABD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। ये दोनों समरूप हो जाएंगे। आज जैसे ही समरूप होंगे मेरे भाई हम खूब बढ़िया से लिख सकते हैं, इसलिए AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, क्योंकि समरूप है ना, AD बटा PM। और यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM प्रूफ करके दिखाइए। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अब ये रहा इस चैप्टर का द एंड। क्या रहा, द एंड हो गया इस चैप्टर का। क्लियर। तो उम्मीद है इस तरीके से। अब यहाँ क्या करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसे मिटा दें। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी सवालों को हमने पूरे प्रॉपर ढंग से किया है मेरे भाई। इसके पिछले मतलब कि अगर आप अभी आ रहे हैं वीडियो में और सीधे वीडियो को भगाकर लास्ट में लेके आए हैं तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी 2 वीडियोज हो चुके हैं इस चैप्टर के, और जिसमें 2 पार्ट हमने किए थे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, पूरे बेसिक कंसेप्ट के अनुसार और पूरा एनालिसिस करते हुए। तो खूब मज़े लेना है और सेशन को देखते रहना है, और इसके बाद भी सेशन को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। और जाते जाते एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। खूब पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं आपको इस जो आपका जो मैथ है इसका अगला चैप्टर यानी 6.4 लेकर आपके सामने आ रहे हैं, और इसी तरीके से और भी मज़ेदार सेशन आपके सामने आते रहेंगे। उसके लिए हम और आप जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।